प्यारे बच्चों, कक्षा 11 विषय जीव विज्ञान का अध्ययन आज हम करेंगे। आज ये फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सजीव जगत की विविधता, जो कक्षा 11 यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम है। उसमें पहला चैप्टर यही है, सजीव जगत की विविधता, यानी डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग्स। इसमें देखिए, इस चैप्टर में पढ़ना आपको क्या है, क्योंकि सबसे पहले जानना यह जरूरी होता है कि आखिर हमें करना क्या है, यानी इसमें आपको क्या क्या, किन विषयों, किन बिंदुओं के ऊपर आपको पढ़ना है और किस प्रकार से उसको समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पढ़ना क्या है। इसमें पढ़ना है सजीवों के बारे में, सजीवों की क्रमबद्धता के बारे में, सजीवों के लक्षण के बारे में, सजीवों के मूलभूत संरचनाओं के बारे में हमको पढ़ना है और उनके वर्गीकरण के बारे में हमें जानना है। साथ में हम जैव विविधता यानी डाइवर्सिटी के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, सजीव किसे कहते हैं। सजीव का किसे कहते हैं, इस बारे में परिभाषा दे पाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों द्वारा जो और दार्शनिकों द्वारा जो परिभाषाएं बताई गई हैं वह यही है कि वे सारी प्रकृति में विद्यमान चीज़ें जिनमें जीवन होता है उसे हम सजीव मानते हैं। यानी सजीव होने के लिए क्या चाहिए, जीवन चाहिए। यानी जीवन है तो वह सजीव है, अगर जीवन नहीं है तो वो सजीव नहीं है। यानी यहाँ पर आप सीधे अर्थ सजीव का जीवन से ही लगाएंगे। तो सजीव क्या है, वे सभी प्राणी जिनमें जीवन होता है वे सजीव कहलाते हैं। और सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। सभी जीवधारियों का तात्पर्य यहाँ पे सजीव से है, और सजीव कौन है, जिनमें जीवन होता है वही सजीव है। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 में लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने किया था। लैमार्क का नाम आप 10वीं में पढ़े होंगे, जब आप आनुवंशिकता एवं जैव विकास चैप्टर पढ़े थे तो उसमें लैमार्क के बारे में बताया गया है। उन्होंने जैव विकास का भी सिद्धांत दिया था। तो लैमार्क शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1802 में लैमार्क ने किया था। अब यहाँ पर जीव विज्ञान को दो श्रेणियों में बांट देते हैं, इसकी दो कैटेगरियाँ बना देते हैं, क्योंकि सजीव में दोनों आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं और पादप भी आते हैं तथा पादप। इन्हीं दोनों को जोड़ करके सजीव है। यानी जीवधारी का जब हम बात करेंगे तो उसमें जीव जंतु भी आएंगे और पादप भी आएंगे, और दोनों का अध्ययन का अर्थ है सजीवों का अध्ययन, और सजीवों का अध्ययन हम बायोलॉजी में करते हैं। लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है, नेचर अलग अलग है। जीव जंतुओं का अलग नेचर है और पादपों का अलग नेचर है। इसीलिए यह जरूरी हो गया कि बायोलॉजी को दो कैटेगरी में बांट दिया जाए, एक जूलॉजी में और एक बॉटनी में। एक जंतु विज्ञान में और एक वनस्पति विज्ञान में बांट दिया गया। जंतु विज्ञान में जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का।
और बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात पेड़ पौधों का। जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं, इसके बारे में आप जानते हैं। और बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। ये सारी चीज़ें आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाती हैं। जैसे जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लामार्क ने किया था। जीव जंतु विज्ञान के यानी कि जूलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान पादप विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस हैं। अब हम पढ़ेंगे सजीवों के लक्षण। सजीवों के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी किस लक्षण के आधार पर हम किसी भी वस्तु को सजीव मानते हैं, वैसे कौन से लक्षण हैं जिनके आधार पर हम उसे सजीव की संज्ञा दे सकते हैं, यह आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले सजीवों में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, यानी वृद्धि एवं विकास। किसी भी सजीव का यह सबसे प्रमुख लक्षण है कि उसमें वृद्धि एवं विकास होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। चाहे वह पौधा हो अथवा जीव जंतु हो, वह अपने निर्माण के समय जिस अवस्था में होगा, बाद में परिपक्व होकर के वृद्धि एवं विकास करके दूसरी अवस्था में पहुंच जाएगा। जबकि ऐसा लक्षण निर्जीवों में नहीं पाया जाता। अगर कुर्सी जितनी बड़ी बनाई गई है उससे ज़्यादा वो वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि वह निर्जीव है, उसमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होगा। वह उससे ज़्यादा मैच्योरिटी स्टेज में नहीं जाएगी, उससे ज़्यादा परिपक्व नहीं हो सकती। जैसे आप छोटे थे तो उस दरमियान आपकी लंबाई कम थी, आपके शरीर का वजन कम था और सारी बातें, लेकिन आज आप बड़े हुए तो आपके शरीर की लंबाई बढ़ी, वजन बढ़ा, अन्य चीज़ें बढ़ी। इस प्रकार से अब आप अपने से याद करिए कि जब आप 5 वर्ष के थे तो कैसे थे और आज आप कैसे हैं। दूसरा लक्षण जनन यानी रिप्रोडक्शन। जितने भी सजीव हैं सब अपने ही समान नई संतान को उत्पन्न करते हैं। यह सजीवों का एक विशेष लक्षण है। यह इसलिए है कि अपनी जाति को बनाए रखने के लिए। सजीवों में इसलिए पाया जाता है जनन कि अपनी जाति को पृथ्वी पर निरंतर बनाए रखते हैं। अगर सजीव जनन ना करें तो एक निश्चित अवस्था बाद उनकी जाति सदैव के लिए विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए अपनी जाति को निरंतर बनाए रखने के लिए सजीवों में जनन होता है। जनन क्या है? अपने ही समान नई संतान को उत्पन्न करना जनन कहलाता है। अगला देखेंगे पोषण यानी न्यूट्रिशन। सभी जीवधारियों को इस संसार में जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि सजीव अपने जीवन को जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। उनमें शरीर के अंदर भी अंगों के क्रियान्वित होने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और बाहर भी कोई इसी काम को करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं पोषण के द्वारा, यानी न्यूट्रिशन के द्वारा। जबकि निर्जीव वस्तुओं में पोषण की आवश्यकता नहीं होती। कुर्सी मेज एक बार बन गया, उसमें बार बार पोषण देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर बात करें तो सभी सजीवों में पोषण का होना आवश्यक है। अगर वो पोषण नहीं लेंगे न्यूट्रिशन तो उनमें ऊर्जा का अभाव हो जाएगा और ऊर्जा नष्ट हो जाने पर उनके शरीर के अंदर के अंग भी काम नहीं करेंगे और फिर वो कोई भी काम संचालित नहीं कर सकते। देखिए अब इसमें जीव जंतुओं में
और अलग अलग कैटेगरीज है पोषण की, जैसे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कवक आदि मृतोपजीवी होते हैं, सड़े गले वस्तुओं से भोजन ले लेते हैं। अन्य जीव जैसे मनुष्य आदि ये दूसरे जंतुओं और पौधे पर निर्भर होते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं। लेकिन भोजन सभी लेते हैं, यानी पोषण की ज़रूरत सभी में होती है, चाहे वह कोई खुद बना ले या किसी दूसरे से ले। यानी पोषण सजीवों का एक प्रमुख लक्षण है। श्वसन, रेस्पायरेशन। देखिए, सजीव शब्द जब जुड़ा तो उससे शब्द जुड़ा जीवन का। जीवन उन्हीं में होता है। पुराने जो दार्शनिक और जो वैज्ञानिक हुआ करते हमारे देश में भी और विदेशों में भी, उन लोगों ने श्वसन को सजीवों का सबसे प्राथमिक लक्षण बताया अपनी किताबों में। यानी रेस्पायरेशन के बिना जीवन की उन्होंने कल्पना ही नहीं की है। यानी जीवन है तो श्वसन करते हैं, यानी सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो सभी पौधे भी श्वसन करते हैं, जीव जंतु भी श्वसन करते हैं, यहाँ तक कि सबसे छोटे जीव जीवाणु भी श्वसन करते हैं। अब कोई अनाक्षी श्वसन करता है, कोई आक्षी श्वसन करता है। आप थोड़ा सा 10वीं क्लास में पढ़ाए गए अनाक्षी और आक्षी श्वसन पे दिमाग घुमाइएगा। अगला, जितने भी सजीव हैं उनमें एक प्रोसेस पाई जाती है गमन की, जिसे मोमेंट कहते हैं, गति। अब कोई भी निर्जीव है वो गति नहीं करता है, वो स्थिर होता है पूरी तरीके से। लेकिन सजीवों में गमन होता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, क्योंकि उसमें गमन अंग पाए जाते हैं, प्रचलन अंग, मोमेंटियल ऑर्गन्स होते हैं। अब ये बात अलग की है कि पौधे ऐसा मूवमेंट नहीं करते कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाए, लेकिन पौधे के टहनियाँ, पत्तियाँ और सारी चीज़ें हिलती हैं, उनमें भी गतियाँ होती हैं। इस प्रकार से यह स्पष्ट है कि सभी सजीव गमन जरूर कहते हैं, यानी उनमें मूवमेंट जरूर होता है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जिनके आधार पर सजीव और निर्जीवों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। सजीवों के और निर्जीवों के लक्षण की तुलना की गई है। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं और पादपों में के लक्षण और उनमें अंतर। जंतुओं और पौधों में क्या अंतर होते हैं, इसको आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं। जंतु और पादप दोनों सजीव की श्रेणी में ही आते हैं, परंतु दोनों की प्रकृति अलग होती है। इसीलिए हमने कहा कि इसका अध्ययन जूलॉजी में करते हैं, उसका अध्ययन बॉटनी में करते हैं। अब प्रकृति अलग होती है, इसका अर्थ है कि दोनों की शारीरिक रचना और क्रियान्वयन में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। इसीलिए हम इनका अंतर पढ़ते हैं। जितने भी जंतु हैं, सभी जंतु की कोशिका भित्ति और कोशिका कला में अंतर होता है। जितने भी जंतु हैं, जंतुओं में कोशिका कला पाए जाते हैं। आप लोग 9th में इस चीज़ को पढ़े रहे होंगे। जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका कला पाई जाती है, जबकि पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। यह सबसे मूल अंतर है। किसी भी जंतु और पौधे में सबसे मूल अंतर है, अगर पौधा भी ना दिखाई दे आपको, जंतु भी नहीं दिखाई दे, दूर नहीं तो दिखाई देगा तो आप बता सकते हो। दोनों की अगर कोशिकाएं आपके सामने रख दी जाएं, दोनों की कोशिकाएं 2 माइक्रोस्कोप में सूक्ष्मदर्शी में लगाकर रख दी जाएं आपके सामने, और पहचानने के लिए कह दिया जाए कि बताइए इसमें से कौन सी जंतु की कोशिका है और कौन सी पौधों की कोशिका है,
तो आप किस आधार पर इसका पता लगाएंगे? इसी आधार पर लगाएंगे कि जंतु कोशिका जो होगी उसमें कोशिका कला यानी सेल मेम्ब्रेन होगी, जबकि जो पौधे की कोशिका होगी उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल होगी। इसी कारण से जंतुओं की कोशिकाएं लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल, परंतु पौधों की कोशिकाएं लचीली ना होकर के कठोर होती हैं, हार्ड होती हैं। अगला, जंतुओं में परपोषण की प्रक्रिया पाई जाती है, ये परपोषी होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं कि इनमें अपना भोजन बनाने की कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि अपना भोजन स्वयं बना सके। इसीलिए जंतु अधिकतर परपोषी होते हैं, पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधे जो हैं वे स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो जंतुओं की कोशिकाएं होती हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक नहीं पाया जाता। आप लोगों ने हरित लवक का नाम सुना होगा 9 में। हरित लवक के कारण ही पौधे का रंग हरा होता है, और हरित लवक ही एक ऐसा ऑर्गेनेल्स है, पौधे में अंग है, पौधे की कोशिकाओं में पाया जाने वाला हरित लवक ही एक ऐसा अंग है जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करता है और जिसके कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपने 10वीं क्लास में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया पढ़ी हुई है। लेकिन पौधों में जंतुओं में हरित लवक का अभाव होता है, इसीलिए जंतु अपना भोजन नहीं बना सकते। अब आप सोचिए कि हम लोगों में भी अगर हरित लवक होता हमारी कोशिकाओं में, तो हमारा भी रंग हरा होता और हम भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं। हमें भोजन के लिए दूसरे पौधों और जंतुओं पर निर्भर नहीं होना पड़ता। तीसरा, अगर हम गमन की बात करें तो पौधों में जो गमन होता है वह स्थिर गमन होता है। पौधे एक ही स्थान पर रह करके अपना मूवमेंट कर सकते हैं, परंतु जंतुओं में गमन प्रत्यक्ष होता है। इसको बायोलॉजी की भाषा में अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मूवमेंट कहते हैं, यानी कि प्रत्यक्ष गमन और अप्रत्यक्ष गमन। जंतुओं में प्रत्यक्ष गमन होता है, जंतु गमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वो हमें दिखाई देता है। लेकिन पौधे जब गमन करते हैं तो दिखाई नहीं देता। पौधे वास्तव में एक ही स्थान पर स्थिर होकर के गमन करते, अपने पत्तियों को, टहनियों को हिलाते हैं, लेकिन जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। अगला है जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल। पौधे जो होते हैं उनका जीवन चक्र अलग अलग प्रकार से और अलग अलग चरणों में पूर्ण होता है, जो जंतुओं से पूर्णतः भिन्न है। पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं, लेकिन जंतु एक निश्चित अवस्था तक वृद्धि करता है। जंतुओं में केवल सर्प एक ऐसा प्राणी है जो जीवन भर वृद्धि करता है। इस बात को आप याद रखें।